बीलग्राम का जब लड़ाई हुआ था, तो लड़ाई के बाद क्या होता है कि हुमायूं पराजित हो जाता है और वो भारत को छोड़ देता है। उसको भारत छोड़ नहीं देता है, भारत छोड़ना पड़ता है। ठीक। इस वजह से हुमायूं फिर कहाँ भाग के चला जाता है? सिंध प्रदेश। क्योंकि भारत में अब शेरशाह सूरी का वंशज राज करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। भागकर चला गया, कहाँ चला गया? सिंध प्रदेश भाग के चला गया हुमायूं। और जब हुमायूं सिंध प्रदेश चला गया तो शेरशाह सूरी ही जो सूरवंश था वो दिल्ली में सूरवंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और दिल्ली में ही अब राज करने लगा शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी कितना तेज था। पहले वो बिहार का राजा बना, है ना। बाहर खान लुहानी जब मर गया तो उसकी पत्नी दूदू बेगम से शादी करके वो बिहार का राजा बना। और जब बिहार का राजा बना तो फिर उत्तर प्रदेश चला गया। वो चुनारगढ़ का किला, लॉर्ड मल्लिका जो थी वो लॉर्ड मल्लिका से शादी करा, वो भी विधवा थी। लॉर्ड मल्लिका जो बेगम थी उससे शादी करने के बाद उसका उत्तर प्रदेश हो गया। ये बिहार उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वो बंगाल को भी जीत लेता है। ये सभी जीतने के बाद वो फिर दिल्ली को जीत लेता है। किससे? हुमायूं से। तो देखिए जो नॉर्मल सा लड़का जो एकदम पुलिस का नौकरी करता था, कई साल वो मुगल के यहाँ नौकरी किया, बहुत साल इन्होंने बाहर खान लुहानी के यहाँ नौकरी करा, और फिर देखिए ये शादी का बंधन बना करके ये नॉर्मल सा लड़का शेरशाह सूरी अपना भविष्य को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ठीक। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, जो जो आपका हुमायूं है वो कहाँ भाग के चला जाता है? अफगान चला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अफगान चला जाता है और फिर जाने के बाद वहाँ पे उसको एक जनजाति है, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। हम वो जनजाति के बारे में भी बताएंगे, आखिर वो कौन सा जनजाति है जो हुमायूं को काफ़ी हेल्प करती है। रहने रहने का सबसे पहले वही जनजाति जगह देती है। यहाँ तक आ गया। अब अफगान वंश जो चलते आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले भारत में कौन सा वंश चल रहा था? मुगल। तो वो सब अफगानिस्तान तरफ से भाग के आए थे। तो अफगान अफगान वंश जो चल रहा था वो बाद में सूर वंश में बदल गया। ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, जो अफगान वंश है वो सूर वंश भी उसे कह सकते हैं। अफगान वंश को क्या कह सकते हैं हम? सूर वंश भी कह सकते हैं। क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे वो अफगान मुसलमान थे, और अफगानी जो थे वही भारत में आए थे। उनके पिताश्री का अगर इतिहास पढ़िएगा तो उसको आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि शेरशाह सूरी जो थे वो अफगान मुसलमान ही थे, और वो अफसूर वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अब आते हैं शेरशाह सूरी ने शासक बनने के बाद अपने वंश का विस्तार कैसे किया, इस चीज को जानते हैं। बाहर खान लुहानी की उपाधि जो है वो बाहर खान लुहानी की जो उपाधि क्या दिए थे? फरीद से शेर खान, है ना। तो शेर खान की उपाधि पाया किनके द्वारा? बाहर खान लुहानी के द्वारा। फिर बैटल ऑफ चौसा के बाद शेर बैटल ऑफ चौसा जब जीत लिया था शेरशाह सूरी, तो जीतने के बाद एकदम से हुमायूं को भारत छोड़ के क्या पड़ा? बाहर जाना पड़ा। क्योंकि भारत से बाहर धकेल दिया किसको? हुमायूं को। हुमायूं क्या हुआ? एकदम से हार गया और चला गया सिंध के प्रदेश में। और वो सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंध में वो कहाँ गया था? तो सिंध के पेशावर वाला क्षेत्र में वो जाके बस जाता है। क्योंकि यहाँ भारत में रहता है तो शेरशाह सूरी तो उसको डिबिया लेके खोज रहा था जान से मारने के लिए। इसलिए किसी तरह चोरी छुपे वो भाग गया सिंध वाला प्रदेश, और सिंध में वो पेशावर जिला में जाके बस गया। और उस पेशावर के क्षेत्र में एक घग्गर जाति था। कौन सा जाति था? घग्गर जाति। वो घग्गर जाति के ही पास चला जाता है, और घग्गर जाति के शरण में हुमायूं रहने लगता है, और वो हुमायूं को काफी हेल्प करता है। घग्गर जाति जो है वो हुमायूं को क्या करता है? काफी हेल्प करता था। यह बात जैसे ही शेर खान को पता चला कि भाई साहब ये घग्गर जाति क्या कर रहा है? हुमायूं को काफी हेल्प कर रहा है,
ये बात किसको पता चला? शेर खान को। शेरशाह सूरी को जब पता चलता है तो उसने सबसे पहले 1541 में पेशावर पहुंच गया घोड़ा लेकर के, अपने पूरा सैनिक के साथ शेरशाह सूरी घोड़ा लेके कहाँ पहुंच गया? पेशावर में। ठीक। और पेशावर में जैसे ही पहुंचा तो वहां घग्गर जाति पे ही पूरा आक्रमण बोल डाला। कौन? शेरशाह सूरी। बोला तुम काहे हेल्प कर रहे हो शेरशाह सूरी का, तुमको क्या मतलब है? ये तो मेरा दुश्मन है, और तुम मेरे दुश्मन को हेल्प करोगे तो तुम भी मेरा क्या हो गए? दुश्मन हो गए। और आक्रमण कर दिया किस पे? घग्गर जनजाति पे। ऐसा कहा जाता है कि जब अटैक किया शेरशाह सूरी घग्गर जनजाति पे, तो घग्गर जनजाति जो था पेशावर में पूरी तरीका से कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतिहासकार का दावा है कि लगभग 70% जो घग्गर जनजाति है वो खत्म ही हो गया शेरशाह सूरी के अटैक के बाद। क्योंकि शेरशाह सूरी को बहुत चीर बढ़ रहा था कि ये गुप्त रूप से हुमायूं को इतना हेल्प क्यों कर रहा, अपने शरण में क्यों रख रहा है। शेरशाह सूरी चाहता था हुमायूं दर दर भटके, उसको कुछ नहीं कोई हेल्प करे, एकदम भिखारी की तरह अपने भाई लोग से भीख मांगे घूमे, और लास्ट में मेरे पास आए और हम उसको मारे। ऐसा कुछ शेरशाह सूरी का सपना था। ठीक। फिर शेरशाह सूरी वापस होता है दिल्ली, और दिल्ली में भी कई आक्रमण करता है। अगल बगल जो भी बचे कुचे दिल्ली का जो भी हिस्सा था उसको शेरशाह सूरी जीतने का प्रयास करता है, क्योंकि अब दिल्ली तो किसका हो चुका था? शेरशाह सूरी का हो चुका था। और बहुत हद तक वह दिल्ली को जीत भी लेता है। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, जब वह बंगाल का राजा था तो एकाएक बंगाल को छोड़ के वो दिल्ली पे शासन करने लगता है। तो होता क्या है कि जब बंगाल का ये राजा था और बंगाल से सीधे दिल्ली से ही शासन करने लगता है, तो बंगाल में काफी विद्रोह होने लगता है। लेकिन 1541 में, मतलब 1541 में शेरशाह सूरी वहां जाता है और विद्रोह को दबा देता है, क्योंकि 1540 में ये राजा ही बनता है। और बंगाल में बहुत विद्रोह होने लगा कि राजा बंगाल को छोड़ के क्यों चले गए, बंगाल एक तरह से अनाथ हो गया था, बंगाल में कोई राजा नहीं था वहां। तो शेरशाह सूरी वहां बहुत सारा विद्रोह होने लगा बंगाल में। तो 1541 में जाकर के शेरशाह सूरी जो वहां विद्रोह होता है उसको दबाता है, शांत करने का प्रयास करता है, और शांत करने में ये काफी सफल भी रहता है। इसके बाद एक मालवा का युद्ध हुआ जिसमें मालवा के मल्लू खान, क्या नाम था? मल्लू खान, जिसका नाम कादिर खान था। यही मल्लू खान जो है ना, उसी का नाम क्या था? कादिर खान। ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? मल्लू खान का ही नाम। ये कौन था? मालवा का मल्लू खान, मौसे मालवा मौसे मल्लू। इसी मल्लू का नाम क्या था? कादिर खान भी था। जब शेरशाह सूरी ने मालवा पर अटैक किया तो मल्लू खान आत्मसमर्पण कर दिया। मल्लू खान बोला कि भाई साहब हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, हमको हम आपके अंदर ही हैं, चलिए आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने अभियान जो चलाया था ना, वो अभियान चलाना बिना अभियान किए, बिना लड़ाई किए ही ये मल्लू खान को क्या किया? जीत लिया। और इसी प्रकार से शेरशाह सूरी अभियान चला चला कर लड़ाई कर कर के छोटा से छोटा राज्य को अपने वंश में मिलाने का क्या किया? प्रयास किया। शेरशाह सूरी जो था उसको अब एक्चुअली में ना, एक चीज याद रखिएगा शेरशाह सूरी के बारे में, कि उसको अब एक्चुअली में किसी से डर था ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत अगर इसको डर था तो वह था राजपूतों से। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए भारत के इतिहास में तो शेरशाह सूरी को वैसा डर किसी से था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत डर था तो उसको किससे था? राजपूत से। क्योंकि राजपूत को ये कंप्लीट रूप से जमीन में नहीं गाड़ा था। तो उसने कई राजपूतों से लड़ाई किया, कई राजपूतों पे अटैक किया, कई राजपूतों से अभियान किया, और अपने अधीन लाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। शेर खान ने जब रायसेन वाला क्षेत्र 1543 में अभियान चला चला दिया, कहाँ का क्षेत्र में? रायसेन, एक जगह है रायसेन, वहां वाला क्षेत्र में ये 1543 में क्या चलाया? अभियान चलाया। तो जैसे ही अभियान चला रहा था ना, तो वहां का राजा जो कौन था याद नहीं आ रहा है, पड़न शायद पड़न मल था। कौन राजा था वहां का? राय, एक मिनट रुकिए, शायद परनमल था, कन्फर्म है। वहां का राजा परनमल था, और लड़ाई के लिए पड़नमल नहीं पूरनमल उसको बोल सकते हैं।
परनमल नहीं, पूरनमल उसका पूरा पूरी नाम था। तो जो पूरनमल था, ठीक, वो राजा 1543 में रायसेन वाला जो क्षेत्र है, तो 1543 में रायसेन का राजा पूरनमल था। क्या नाम था उसका? पूरनमल। और लड़ाई के लिए पूरनमल के पास जो विशेष तैयारी नहीं था, इसीलिए पूरनमल अपनी कई, जितना भी मतलब रानी थी या मंत्रिमंडल के साथ किला में ही कई दिनों तक बंद हो गया। पूरनमल अपने मंत्री को कहा कि देखो भाई, ये जो शेरशाह सूरी है ये रायसेन पे अटैक कर दिया है, और शेरशाह सूरी अटैक किया है बिना बोले, तो हम लोग के पास भी विशेष रूप से ना सैनिक तैयार है, ना घोड़ा तैयार है, ना हाथी तैयार है, ना हम लोगों का हथियार तैयार है कंप्लीट रूप से लड़ने के लिए, ना हम लोगों के पास वैसा कुछ अभी विशेष व्यवस्था है शेरशाह सूरी से टकराने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो भी दरबार है, किला है, किला का ही गेट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि किला से बाहर है ना शेरशाह सूरी, तो किला को ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पूरनमल का यही डिसीजन हुआ। अपनी रानी, मंत्री सब लोग जो है वो किला में ही कई दिनों तक बंद रहे, और बाहर में शेर खान जो है वह किला को चारों तरफ से घेर लिए, और किला के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहे थे शेर खान, ए पूरनमल तुम बाहर निकलो, तुम तो नाम का राजा हो रायसेन का, तुमरे में तो दमे नहीं है, तुम तो चोर के तरह ना गेट को बंद करके अपने मतलब गेट को पूरा किला को जो तुम बंद कर लिए हो, ताला मार लिए हो, ये ठीक बात नहीं है। तुम नामर्द के तरह एकदम ट्रीट कर रहे हो, असली मर्द बनो, हमसे आके लड़ो, गेट को क्यों लगा लिए हो। पूरा किला को ये कई दिन तक क्या कर लिया था, पूरनमल बंद कर लिया था। पूरा का पूरा रानी वानी मंत्री सैनिक सब लोग बंद ही थे। बार बार शेरशाह सूरी यही कह रहे थे कि पूरनमल को कि तुम बाहर निकल के क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हो, पूरा बंदी पूरा बंद कर लिए हो, ये क्या नामर्द वाला बात है, ठीक ना। यही बात बहुत बार शेरशाह सूरी युद्ध के लिए ललकार रहे थे, बट कुछ दिनों के बाद एक संधि लेटर आता है पूरनमल के तरफ से, जिसमें सारी धन लेकर पूरनमल को छोड़ने का वादा था। शेरशाह सूरी बोले ठीक है, अगर तुम हमको दबा के धन धन दे दोगे जितना हम मांगेंगे, तो चलो हम तुमको जैसे मन तैसे मतलब छोड़ देंगे, हम तुम पे कोई अटैक वटैक करने वाले नहीं है। तो जो लेटर दिया पूरनमल, उसमें लेटर भी साइन कर दिया शेरशाह सूरी, और उसमें लिखा था कि इतना इतना धन देंगे शेरशाह सूरी को, और ये धन लेने के बाद शेरशाह सूरी जो है हमारे मतलब हम पर अटैक नहीं करेंगे और हमको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा कुछ लेटर में लिखा हुआ था। और इस लेटर जो दिया पूरनमल का एक आदमी आकर के शेरशाह सूरी को, इसी लेटर जो है वो शेरशाह सूरी अपने बेटे कुतुब के सामने कुरान का कसम खाया कि हम कुरान का कसम खाते हैं, हमें सिर्फ धन अगर मिल गया ना, धन का ही लालच है, और हम धन लेकर चुपचाप दिल्ली वापस लौट जाएंगे, हम कुरान का कसम खाते हैं। शेरशाह सूरी कौन सा खत्म कसम खाया, कुरान का कसम। और ये कसम किसके सामने खाया, तो शेरशाह सूरी अपने बेटा के सामने, और वहां बेटा भी कमर पे हाथ धर के मुंह ताक रहा था शेरशाह सूरी का। उसी वक्त जो पूरनमल के आदमी लोग हैं वो लेटर लेके आते हैं, और वो लेटर को पढ़ लिया कि धन लेकर के वापस उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई अटैक वैटैक करेंगे नहीं पूरनमल पे, और पूरनमल जो भी पैसा है वो शेरशाह सूरी को दे देगा। ऐसा कुछ बात था। और सबसे देखिए कितना बड़ा बात है कि मुस्लिम में कुरान जो होता है ना बहुत बड़ी चीज होता है, धार्मिक पुस्तक है। कुरान का कसम खा लिया शेरशाह सूरी, किसके सामने, अपने बेटा के सामने। बेटा को भी लगा कि मेरे पापा जो है अब रायसेन मतलब रायसेन वाला जो क्षेत्र है वो, उस क्षेत्र का जो राजा है पूरनमल, पूरनमल पे अब अटैक नहीं करेंगे, इनको धन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन जब राजपूत राजा पूरनमल बाहर आता है, एक बाहर आया कौन, राजपूत राजा पूरनमल, और बाहर आकर एक कैंप में रुकता है, और शेर खान राजपूत जो शेर खान है
वो राजपूतों को रात में मारने का ही प्लानिंग कर लेता है। देखिए कितना ये चालाक है शेरशाह सूरी। वो बेचारा आया धन वन देने के लिए बाहर, वो कैंप में नोट को एकदम गिन ही रहा था, सोना जेवरात को लेके आया था, वो बाहर में कैंप लगा के रह रहा था। ठीक, और रात में ही ये मारने का प्लानिंग कर लेता है। कौन? शेरशाह सूरी। जब इसका भनक राजपूतों को लगी तो अपनी जितना भी है, अपनी बहन हो गई, मतलब राजपूत की जितना भी, वो जो पूरनमल की जितना भी बहन लोग थी, बेटी लोग थी, पत्नी तो थी, सबको एकदम आग लगा दिया शरीर में जाकर के। कौन? पूरनमल खुद मार दिया। क्योंकि पूरनमल को एकदम से भनक लग गया था कि शेरशाह सूरी अब हमको भी मार देगा और हमारे घर वालों के साथ उसका पूरा सैनिक रेप करेगा, और मेरी माँ हो गई, बहन हो गई और बेटी हो गई, ये सब के साथ शेरशाह सूरी के जो भी सैनिक लोग हैं वो एकदम गलत करेंगे, आके लूटेंगे और फिर हम लोगों का इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग अपनी बहन बेटी को या फिर हम लोगों की जो माँ लोग हैं उन लोगों को जा करके पहले ही जला के मार देते हैं। जला के किरासन तेल से आग लगा देना पूरा शरीर में, इसी को कौन सा प्रथा कहते हैं? जोहर प्रथा। और दूसरा बात क्या है कि जोहर प्रथा में वो लोग खुद आग लगा लेते हैं शरीर में। तो ये लोग जा करके अपनी माँ बहन बेटी पत्नी सबको मार दिया और फिर खुद बाहर निकल कर शेरशाह सूरी से युद्ध किया, और आसानी से राजपूत पराजित भी हो गया, क्योंकि राजपूत को लग ही गया था कि हम शेरशाह सूरी के सामने कुछ नहीं है। और अपने पिता का झूठा वादा से बहुत शर्मिंदा हुआ। कौन? कुतुब खान। कुतुब खान बोला, पापा आप तो कुरान का कसम खाए थे कि इन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, धन लेकर के वापस लौट जाएंगे, लेकिन ये आप झूठा कसम जो खाई, कितना गलत बात है। आप झूठा वादा किए। इस चीज को देख के इतना सिर नीचे हो गया कुतुब खान का कि कुतुब खान गलाइनी को सह नहीं पाया। एक तो वो देखा कि ये अटैक कर दिया, इससे ये सब लोग का हत्या कर दिया शेरशाह सूरी। कुतुब खान को बहुत एकदम गलाइनी लगा और वो गलाइनी की वजह से खुद आत्महत्या कर लिया। और कहा जाता है कि इसी गलती के कारण शेरशाह सूरी अपने बेटे कुतुब को खो दिया। कुतुब खान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और कुतुब खान क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। बोला, मैं इसे झूठे बाप के साथ मतलब साथ, मतलब ऐसे जो मेरे झूठे पिता हैं इनके साथ हमको जीना एक मरने का ही समान है, इससे अच्छा हम खुद आत्महत्या करके मर जाते हैं। और यह युद्ध उसके जीवन का एक बहुत खराब युद्ध में साबित हो गया, मतलब दाग लग गया कि इसी युद्ध के कारण उसका बेटा जो था वो चला गया, कुतुब खान। इसके अलावा एक मारवाड़ के साथ युद्ध हुआ था, क्योंकि शेरशाह सूरी के मन में घुस गया था, यदि भारत में भैया, भारत के गद्दी पे एकदम टिक के राज करना है तो बस एक ही काम करना है, राजपूत को धकेलना है भारत से। क्योंकि राजपूत को नहीं हराएंगे तो राजपूत ही कल की डेट में हमको क्या कर सकता है? मार वार के भगा सकता है। सब राजपूत अगर एक हो गए तो फिर हम हार जाएंगे। इसीलिए एकाएकी करके सब राजपूत को हम हटाएंगे भारत से। तो फिर शेरशाह सूरी के दिमाग में आता है कि चलो अब मारवाड़ चले जाते हैं, राजस्थान के साइड। ठीक, वो भी राजपूत था। मारवाड़ के साथ युद्ध होता है। शेरशाह सूरी का 1544 में, मतलब शेरशाह सूरी जो है वो 1544 में मरने के एक साल पहले राजा मालदेव के साथ जोधपुर के राजपूत थे। राजा मालदेव कौन राजा थे? राजा मालदेव के साथ जोधपुर के राजपूत थे, याद रखिएगा ये मालदेव। युद्ध किया 1544 में किसके साथ? राजा मालदेव के साथ। और राजा मालदेव के साथ भी शेरशाह ने एक चाल चला कि उसे लगा था कि वह इस युद्ध को आसानी से नहीं जीत पाएगा। शेरशाह ने एक फर्जी लेटर लिखा राजा मालदेव के विरुद्ध, और राजा मालदेव के जो सरदार थे उनके तरफ से जब कुछ युद्ध होगा तो राजा मालदेव को हम शेरशाह सूरी को समर्पित कर देंगे। क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे और शेरशाह के साथ मिल जाएंगे। ठीक, एक चीज याद रखिए,
राजपूत जो था ना वो जल्दी हारने वाला नहीं था। यहाँ पर शेरशाह का जो फर्जी लेटर था वो, मतलब शेरशाह सूरी ही एक फर्जी लेटर क्या किया था, लिखा राजा मालदेव के सरकार सरदारों की तरफ से। क्योंकि शेरशाह सूरी खुद पेन से लेटर लिख रहा था और लेटर में लास्ट में नाम किनके द्वारा लिखा गया, राजा मालदेव जो था उनके जो सरदार थे उनके ही तरफ से ऐसा कुछ लेटर में प्रस्तुत किया गया। ऐसा लगा कि मालदेव के सरदार की तरफ से ही ये लेटर लिखा जा रहा है। किनके तरफ से, मालदेव के सरदारों के तरफ से। ठीक, तो फिर यहां से हम आगे देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जब युद्ध होगा तो राजा मालदेव को हम शेरशाह सूरी को समर्पित कर देंगे। ठीक, और शेरशाह के साथ मिल जाएंगे और इस लेटर को किसी अन्य माध्यम से राजा मालदेव तक पहुंचा दिया। और राजा मालदेव को अपनी सूबेदारों पर भरोसा नहीं रहा और राजा युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। बट उसके दो तेजस्वी सूबेदार थे, जैता और कुंभा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इस वीडियो को जो है ना, शेरशाह सूरी का जो स्टोरी लेक्चर चल रहा है, ठीक यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे होगा तो हम एक वीडियो क्रिएट करके कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो यही वीडियो को हम चढ़ा देंगे शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का पार्ट 3 लाएंगे थोड़ी देर में।